आप सभी छात्र अभी कक्षा 10 का यह है सामाजिक विज्ञान का वीडियो देख रहे हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल के सभी वीडियो देखें। इसके अलावा आप कक्षा 12 तक सभी विषयों के हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं एवं 12वीं के बाद भी नौकरी के लिए जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तब भी हमारे चैनल पर आपको संबंधित वीडियो मिलेंगे। हमारे चैनल पर हर कंटेंट में 100% सच्चाई होती है, कोई फ्रॉड नहीं होता है और एकदम सही जानकारी आपको दी जाती है। इसलिए अगर आपको सही चैनल से जुड़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपके पेपर में हम प्रश्न क्रमांक 12 से शुरू करते हैं और इसके पहले के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर दूसरा वीडियो देखें। तो हम प्रश्न क्रमांक 12 से शुरू करते हैं। तो चलो देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है 12वें नंबर पर। पहला प्रश्न है अपना 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 4 कारण लिखिए और अथवा में लिखा गया है ब्रिटिश शासन से भारतीय शासकों में असंतोष के कोई 4 कारण लिखिए। तो इसमें पहला वाला अथवा का नहीं है, ये उत्तर पहला वाला है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण। इसमें आपके 4 कारण पूछे हैं, आप 4 ही लिखे हैं, ठीक है, हमने 5 लिखे हैं। 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसने ब्रिटिश शासकों की नींव हिला दी। इस विद्रोह के प्रमुख कारण थे, पहला क्या है राजनीतिक कारण, फिर है आपका सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण बहुत अच्छा कारण है। देखो क्या है, अपने देश में कुछ कुप्रथाएं थीं, जैसे सती प्रथा है, किसी का पति खत्म हो जाए तो उसको जिंदा जला दिया जाए। तो अंग्रेजों ने क्या है उस पर रोक लगा दी, सती प्रथा। आप जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस पर रोक लगाई थी हैं। तो क्या है यहाँ पर कई लोगों ने मतलब विद्रोह किया कि धर्म को ठेस पहुँच रही है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाकर धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित करके परंपरागत उत्तराधिकार के नियम में संशोधन करके भारतीयों की सामाजिक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। इसने भी 1857 ईस्वी की क्रांति लाने में सहयोग दिया। ऐसे विधवा विवाह है, ठीक है, तो ये भी उस समय हो गया था, बाल विवाह पर रोक लगा दी गई। तो ये सामाजिक कारण है, ये आपको देख करके यहाँ से लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्या कारण है, आर्थिक कारण। 1857 के विद्रोह में राजनीतिक कारणों की तरह ही आर्थिक कारण भी प्रबल थे। अंग्रेजों की नीति ने भारतीय किसानों को उजाड़ दिया, शिल्पकारों दस्तकारों को बेकार बना दिया, व्यापारियों को चौपट कर दिया तथा जमींदारियां भी समाप्त कर दी। तो इसमें आपको ही लिखना है। सैनिक कारण, कंपनी के सैनिकों में भारतीय सैनिकों की संख्या 2,33,000 थी जबकि ब्रिटिश सैनिक केवल 35,000 थे और अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। ये बहुत गलत बात है। तो ये भी 1857 की सशस्त्र विद्रोही की क्रांति का कारण था। अब देखते हैं हम पांचवा कारण क्या है। पांचवा कारण एक तात्कालिक कारण है, मतलब इसका मतलब ये है सबसे प्रमुख कारण यही माना जाएगा। कैसे? इस समय सरकार ने एनफील्ड राइफल नामक एक नली बंदूक सेना के व्यवहार के लिए चालू की, मतलब उन्होंने एक बंदूक बनाई, राइफल एनफील्ड। इसके कारतूसों में सूअर व गाय की चर्बी होती थी जिससे भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो कारण क्या था, जब कारतूस मुंह से खुलते थे, देखो तो जो हिंदू थे तो गाय को बहुत पवित्र मानते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगा। और अब शुगर की चर्बी की भी अफवाह थी उस समय, तो जो मुसलमान भाई हैं वो शुगर को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, तो वो कारतूस कैसे खोलते। तो ये उनको, उन सैनिकों को भी बुरा लगा क्योंकि उस समय दोनों सैनिक भर्ती थे, चाहे मुसलमान हो चाहे फिर हिंदू हो। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 13 का उत्तर, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं। तो संसदीय शासन क्या होता है आप सभी जानते हैं। हम सभी वोट डालते हैं विधायकों के लिए और सांसदों के लिए। तो सांसदों के द्वारा फिर संसद बनती है, मतलब जो संसद होती है वो 3 से मिलकर बनती है, एक लोकसभा, दूसरी राज्यसभा और तीसरी राष्ट्रपति।
तो जो संसदीय प्रणाली है उसमें मंत्रिपरिषद होते हैं, तो वही वास्तविक होते हैं। जो कर्मचारी होते हैं बेचारे, तो उनको तो मंत्रिपरिषद की बात मान करके काम करना पड़ता है, ठीक है। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है वही प्रधान होती है। कार्यपालिका कैसी होती है? नाम मात्र की होती है। तो पहला है आपका संसदीय शासन प्रणाली, वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायकता संसद से प्राप्त करती है। दूसरा है संसदीय प्रणाली विधायकता संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, मतलब जितने भी कर्मचारी होते हैं पूरी जानकारी संसद को देनी पड़ती है। फिर है इस प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया अलग अलग व्यक्ति होते हैं। फिर है इस व्यवस्था में संसद के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इस शासन व्यवस्था में नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका में भेद होता है। राज्य का प्रधान नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, परंतु मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका होती है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये योजना दोस्तों बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। 100 दिन का देखो रोजगार मिल जाता है आपको। अगर सरकार ने आपको काम नहीं दे पाया है तो सरकार फिर आपको पैसे देती है, रुपए देती है, हैं? तो एक कानून बन गया है संविधान के अंतर्गत। मतलब आप रोजगार मांगेंगे तो सरकार को काम देना पड़ेगा, पहले ऐसा नहीं था। अब आप हक से 100 दिन का रोजगार, 100 दिन का काम मांग सकते हैं। और दोस्तों विदेशों में इसके मामले में तो बहुत अच्छे प्रबंध हैं। अमेरिका में तो अगर आप बीएससी एमएससी कर लेते हैं तो वहाँ रोजगार भत्ता भी, बेरोजगार भत्ता भी मिलता है। मतलब आपकी नौकरी लगे या ना लगे तो कुछ समय तक आपको वहाँ पैसे दिए जाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। इतने सारे पैसे अपन लिखाई में, मतलब जो अध्ययन करने में खर्च कर देते हैं, तो फिर बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। मतलब आप बीए एमए कर लें तो रुपया मिलना चाहिए कुछ सालों के लिए। तो इसमें देखते हैं क्या लिखना है आपको। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से आशय एक, मतलब जो उद्देश्य है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से आशय एवं उद्देश्य। सितंबर 2005 में ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून का उद्देश्य वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराकर गैर कृषि अवधि के दौरान अकुशल ग्रामीणों का गांव से पलायन रोकना है। सही बात है। गांव के बेचारे देखो अहमदाबाद जा रहे हैं काम करने के लिए, जयपुर जा रहे हैं, क्या किया जाए। इसे रोकने के लिए 100 दिन का जो रोजगार है वो उसके लिए रूल्स बनाए गए। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत प्रत्येक व्यक्ति परिवार के वयस्क व्यक्तियों को जो अकुशल मानव श्रम करने हेतु तैयार हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवस का रोजगार अकुशल उपलब्ध कराना होगा। कराना बिल्कुल ज़रूरी है, रोजगार देना पड़ेगा। आप अपना पंजीयन करवाएं तो। फिर है ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ही ऐसे अवसर पैदा किए जाएं कि रोजगार प्राप्त हो। योजना का महत्व। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक अनोखी और विशिष्ट योजना है, और यह योजना ग्रामीण अंचलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करती है। जैसे ये सब आपको इम्पोर्टेंट है, ये लिखना है, ये तो लिखना ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी एवं भूखमरी की समस्या के समाधान में सहायक है। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को कम करने में सहायक है। महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सहायक है। इस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण संभव हुआ। समाज के निम्न आय वर्ग परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार में सहायक है और उनकी परिसंपत्तियों में वृद्धि करने में सहायक है। तो आप इन्हें लिख लें, वीडियो रोक देवें और लिख लेवें आप। पांचवा है एक ऐसी ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था विकसित करने में सहायक है जो शक्ति संतुलन समता पर आधारित होगी। इस प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर।
आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं बताइए। तो हकीकत में बात क्या है कि विदेशों में क्या है, कई नदियां हैं तो उन पर नावें चलती हैं, स्टीमर चलते हैं और बड़े बड़े जहाज जाते हैं। तो अपने यहाँ ऐसा नहीं है। क्या है कि नदियां हैं, उनमें बरस भर पानी तो होता नहीं, कई नदियों में तो सूख जाती हैं, तो स्टीमर नहीं चला सकते। इसी के बारे में बात है, देखते हैं। देश की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं। कुछ नदियाँ तो शुष्क मौसम में बिल्कुल सूख जाती हैं और कुछ में जलधारा इतनी पतली और उथली होती है कि उसमें नावें या स्टीमर नहीं चलाए जा सकते। वर्षा ऋतु में जल की अधिकता, विकराल गति एवं बाढ़ की स्थिति के कारण वर्षा ऋतु में नाव नदियों का परिवहन के लिए उपयोग नहीं हो पाता, माने जो नाव हैं नदियों में नहीं चल पाती हैं। फिर है सदा नीरा नदियों से सिंचाई के लिए जगह जगह से नहरें निकाली गई हैं, जिससे नदियों में जलस्तर तो कम हो ही जाता है, मार्ग में द्वार या बांध बनाने से मार्ग बाधा युक्त भी हो जाते हैं। अतः जो नदियाँ पहले नाव संचालन की योग्य थी, मतलब नाव संचालन की योग्य थी, अब उपयोगी नहीं है। दक्षिण भारत की नदियाँ पथरीले भागों से बहती हुई प्रपात बनाती हैं, माने जल प्रपात बनाती हैं। प्रपाती नदियों में गति तो तीव्र होती है, साथ ही प्रपातों के साथ साथ स्वाभाविक रूप से नावों या स्टीमरों को नहीं चलाया जा सकता है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर। तो जो वन होते हैं, वनों से जो लकड़ी प्राप्त होती है, तो वनों से क्या क्या लाभ हैं वो अपन को इसमें देखना है, लकड़ी की प्राप्ति, वनों से प्राप्त लकड़ी एक महत्वपूर्ण ईंधन है, ठीक है, तो इसमें आप लिख दीजिए। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, आधारभूत उद्योगों के लिए सामग्री, तो वनों से प्राप्त लकड़ी, घास, सनोबर तथा बांस से कागज उद्योग, चीड़ हैं जे सीयू सफ़ेद सनोबर से दिया सलाई उद्योग, लाख उद्योग, मोम उद्योग, महुआ के छाले बबूल से गोंद उद्योग, चमड़ा उद्योग, चंदन, तारपीन और केवड़ा से तेल उद्योग, ठीक है, तो ऐसे उद्योग विकसित हो गए हैं, तो इसे आप लिख दीजिए। फिर चारागाह है, मतलब चराने का स्थान। वन क्षेत्र जानवरों के लिए उत्तम चारागाह स्थल है। वनों से जानवरों के लिए घास और पत्तियां मिलती हैं, उनको भोजन मिलता है, औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं। फिर चारागाह वन, ये हो गया अपना रोजगार। वनों पर 7.8 करोड़ व्यक्तियों की आजीविका आश्रित है। वनों से जो कच्चे पदार्थ मिलते हैं उनसे बहुत से उद्योग चल रहे हैं और करोड़ों व्यक्तियों को रोजगार भी मिला हुआ है। राजस्व की प्राप्ति, मतलब पैसा मिलता है इससे सरकार को। आपने देखा होगा वन चौकी भी बनी होती हैं कि कोई लकड़ी ना काट ले जाए। सरकार को वनों से राजस्व एवं व रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपए की प्राप्ति होती है। विदेशी मुद्रा का अर्जन, तो बच्चों विदेशी मुद्रा बहुत ज़रूरी होती है। प्रत्येक देश के पास जितनी विदेशी रुपया होंगे वो देश बहुत खुशहाल होता है। तो अपन लोग कुछ बेच देते हैं विदेशों को, तो विदेश से पैसे आते हैं। वनों से प्राप्त लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल, लकड़ी से निर्मित कलात्मक वस्तुओं का निर्यात करने से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। फिर रेगिस्तान के प्रसार पर नियंत्रण। सरदार पटेल ने कहा था कि यदि रेगिस्तान के बढ़ते हुए प्रसार को रोकना है और मानव सभ्यता की रक्षा करनी है तो वन संपदा के क्षय को अवश्य रोकना होगा। अतः वन मरुस्थलों के विस्तार को पूरी तरह रोके रखते हैं। तो पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है बच्चों, काटना नहीं चाहिए हमको। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य। तो देखो मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। तो देखो मौलिक कर्तव्य हैं और जो मौलिक अधिकार हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, और मौलिक कर्तव्य हैं जो 11 होते हैं, और जो मूल अधिकार हैं अपने वो 6 हैं। पहले 7 थे, संपत्ति का अधिकार उसे हटा दिया गया है। तो मौलिक का जो कर्तव्य हैं हम सभी को पालन करना चाहिए, और संविधान के 51 काम है यह वर्णित हैं मौलिक कर्तव्य। इन सभी को आप देखते हैं और कॉपी में आपको लिखना है।
साधारण शब्दों में किसी काम को करने के दायित्व को कर्तव्य कहते हैं। मौलिक कर्तव्य ऐसे बुनियादी कर्तव्यों को कहते हैं जो व्यक्ति को अपनी उन्नति व विकास के लिए तथा समाज व देश की प्रगति के लिए अवश्य ही करने चाहिए। जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ था तब उसमें सिर्फ मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। इसमें कर्तव्यों की कोई व्याख्या नहीं की गई थी, जबकि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हमने बताया था आपको। और कब इसमें किस में जुड़े हैं? 51 काम में जुड़े हैं। तो मौलिक कर्तव्य क्या, हम वो देख लेते हैं। ये आपके मौलिक कर्तव्य हैं, आप अच्छे से लिख लें। हमको राष्ट्रगान का पालन करना चाहिए हैं, और राष्ट्रीय जो आंदोलनकर्ता थे उनके जो नारे थे हमें अपने दिल में सजाने चाहिए। देश की एकता अखंडता की रक्षा करनी चाहिए, और अगर देश हमको पुकारे, कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे तो हमें तत्पर रहना चाहिए सहायता के लिए। और समरसता की भावना सभी लोगों में आनी चाहिए। जाति प्रथा जातिवाद पर विश्वास नहीं करना चाहिए अगर एक विकसित राष्ट्र बनना है तो। हाँ, अपनी जो संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा है, उसका पालन करना चाहिए। और जो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा है वो करनी चाहिए, वन नहीं काटनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए हम सभी को, मानववाद में विश्वास करना चाहिए। हाँ, फिर है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। फिर है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में विकास करना चाहिए। फिर है यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष और 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपालक को यथास्थिति शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। अब तो कानून भी बन गए, आपकी फीस भी नहीं लगती है कक्षा 8वीं तक। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। हरित क्रांति क्या है? तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ, बच्चों आपको बताना चाहता हूँ, पुराने ज़माने में जब हमारे घर पर कोई रिश्तेदार आते थे तो उनको गेहूं की रोटी खिलाने के लिए अपन जमींदार और साहूकार के पास जाते थे। जब गेहूं की रोटी खिलाते थे अपने मेहमानों को तो वो बहुत मतलब तारीफ़ करते थे कि भाई हम वहाँ गए थे, हमको गेहूं की रोटी खाने को मिली। तो जब क्या गेहूं कम होता था, हरित क्रांति हुई और वैज्ञानिक पद्धतियों की द्वारा खेती होने लगी, तो गेहूं और चावल अत्यधिक मात्रा में उनकी वृद्धि हो गई। तो क्या है देख लेते हैं। हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है। और इसकी विशेषता देख लो आप। अच्छे बीजों का प्रयोग करना चाहिए, कृषि यंत्र हैं उनसे हमको खेती करानी चाहिए, खाद का प्रयोग करना चाहिए। कौन से? रासायनिक खाद नहीं, जो जैविक खाद होते हैं। तो आप इसे लिख लें, आप अच्छे से याद कर लें वार्षिक परीक्षा के लिए। समर्थन मूल्य पर देखो, 8वें में देखो, तो समर्थन मूल्य बहुत ज़रूरी है बच्चों। अभी इस पर ही देखो हल्ला हो रहा है कि माने जब अपनी खेती आती है तो सस्ता मूल्य लेते हैं, जब अपन बेच देते हैं व्यापारियों को तो वही अपन को 5 गुनी रेट पर बेचते हैं। अगर समर्थन मूल्य हो जाए तो अपनी जो अपन ने जो उसमें खेती में किए थे, गेहूँ हो, चावल हो, धान हो, फिर वो उतनी से कम नहीं बेचेगी अपनी, उसे कहते हैं समर्थन मूल्य। अगर सरकार ने कर दिया कि 20 रुपये किलो धान जाएगी तो फिर वो 20 रुपये किलो ही जाएगी, ठीक है, उसे कहते हैं समर्थन मूल्य। आप अच्छे से इसे लिख लें। अब है प्रश्न क्रमांक 20 के अथवा का उत्तर। 1857 के संग्राम की असफलता के प्रमुख कारण थे। तो देखो 1857 में क्या हुआ था बच्चों, दोस्तों, अपने देश के जो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपन जैसे
वीर क्रांतिकारी देश की सेवा के लिए अपनी जान भी देना चाहते थे देश को आज़ाद कराने के लिए। तो उन्होंने पूरे देश में एक क्रांति का सूत्रपात किया और कई राजाओं से कहा आप हमारा साथ दो। तो उसमें क्या था, पहले फ़ोन नहीं चलते थे, तो हो सकता है जैसे कानपुर में देखो क्रांति हुई, दिल्ली में हुई, मेरठ में हुई, अब एकदम उसी समय नहीं हो पाई। अब माना कि झांसी में क्रांति हुई तो पूरी फौज अंग्रेज़ों की वहाँ पहुँच गई। अगर एक ही समय क्रांति होती तो अपन उसी समय सफल हो जाते और अपन उसी समय आज़ाद हो जाते। ठीक है, तो असफलता के कारण देख लेते हैं, यही है जो हमने बोले हैं। पहला क्या है कि मतलब यदि जो क्रांति है निश्चित समय पर होती तो बिल्कुल सफलता मिलती है हमें। फिर दूसरा में क्या लिखा है, 1857 की क्रांति असफलता का मुख्य कारण योग्य नेतृत्व का अभाव था। तो देखो बच्चों, अगर आपके शिक्षक अच्छे हैं, आपके माता पिता अच्छे हैं तो आप होशियार होंगे। उस समय कोई योग्य नेतृत्वकर्ता क्रांतिकर्ता नहीं था कि सब उसकी बात मानते। जैसे बाद में महात्मा गांधी की बात सभी लोग मानने लगे, उनकी एक बात पर पूरे देश में एक आवाज़ उठने लगती थी। ठीक है, तो उस समय ऐसा नहीं था 1857 में। फिर तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है कि अधिकांश राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ न देकर अंग्रेज़ों का साथ दिया। देखो कैसे कैसे देशद्रोही हैं, जो अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हैं अंग्रेज़ों से, उनका ही साथ नहीं दिया। कई राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ देने लगे। ठीक है, फिर क्रांतिकारियों में वीरता तथा साहस की भावना का अभाव नहीं था, परंतु उनकी सैनिक शक्ति अत्यधिक निर्बल थी। सही बात है, उनमें जो लड़ने की इच्छा थी वो तो अच्छी थी, लेकिन उनके पास हथियार नहीं थे। ठीक है, फिर है अंग्रेज अधिकारी क्रांतिकारियों का दमन आधुनिक हथियारों से करते थे, परंतु क्रांतिकारियों के पास उनका सामना करने के लिए आधुनिक हथियारों का अभाव था। सही बात है, वो तोपें, रिवॉल्वर, राइफल चला रहे थे, अपने पास कहाँ से आ रही थी उस समय। तो ठीक है, आप कॉपी में लिख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बहुत ही सरल भाषा में पूरा सामाजिक विज्ञान आपको याद करवाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों।